तो आज हम लोग वृत्त पढ़ेंगे। हमारा चैनल का नाम जान लीजिए। माय चैनल का नेम है न्यू एपी दिस अमित कुमार। यह वीडियो 19/2/2020 को मैं पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो ये व्यास आप लोगों को बता देता हूँ किसे कहते हैं। वृत्त की परिधि से अब सवाल है उठी की परिधि किसे कहते हैं। चलिए अब लोग जान लेते हैं परिधि किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, चलिए उसे बारीकी से लिख कर अभी आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए उसको लिख लेते हैं। तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। व्यास, पहला व्यास, दूसरा जीवा, तीसरा त्रिज्या, चौथा परिधि, पांचवा छेदक रेखा, छठवां स्पष्ट रेखा, चौथा छठवां बस 7 आएगा ना, तो 7वां हो जाएगा हमारा चक्रीय रेखा। तो चलिए सबसे पहले व्यास को हम लोग जान लेते हैं। तो वृत्त के परिधि से लेकर वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। मतलब वृत्त के परिधि है, परिधि को सटा रहेगा परिधि। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। यह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये जो वृत्त को है 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो आप लोग जान गए कि व्यास किसे कहते हैं। चलिए अब जीवा को समझते हैं। तो जीवा देख लीजिए, हेडिंग डला गया। चलिए अब इसको समझते हैं। तो जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो हम लोग लिख देंगे, यह वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो यह हो गया, यह वृत्त को 2 भागों में बांटता है। जैसे कि मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया है, कोई जीवा है, जीवा है। तो यह जो वृत्त है, ये जो जीवा है, इसको 2 भागों में बांटता है। तो पहला भाग का नाम हो जाएगा लघु वृत्तखंड और दूसरा का हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको कहेंगे हम लघु वृत्तखंड और इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड ये सबसे वृत्त का छोटा भाग होता है, लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड वृत्त का सबसे बड़ा भाग होता है, इसीलिए हम इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो बड़ा भाग होता है इसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब चलिए हम लोग त्रिज्या जान लेते हैं। तो हम लोग त्रिज्या का परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो त्रिज्या का परिभाषा होगा वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, इसका वृत्त का केंद्र है। तो ये वृत्त की लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, तो यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। लास्ट में इस सभी को हम लोग आपको अच्छी तरह से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है, त्रिज्या हो गया देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा है परिधि किसे कहते हैं, देख सकते हैं आप परिधि। चलिए परिधि के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि आप गोला है, हम आपसे पूछो कि इसमें परिधि कौन सा है, इसमें परिधि क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि परिधि यहाँ से ले करके ये जो भुजा आपको दिख रहा है रेखा है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा परिधि कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम परिधि कहते हैं। तो परिधि आप लोग जान के चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परिधि के बाद से हम लोगों को पढ़ना है छेदक रेखा। तो चलिए हम लोग जानते हैं छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो छेदक रेखा मान लीजिए कि ये 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं से
गुजरने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हो, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो छेदक रेखा के बारे में आप लोग जान गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है स्पष्ट रेखा। चलिए हम लोग अब स्पष्ट रेखा के बारे में जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, तो कोई रेखा जब इस बिंदु वृत्त के किसी बिंदु को छूते हुए आगे बढ़ेगी तो उसे ही हम स्पष्ट रेखा कहते हैं, जो वृत्त को स्पष्ट करे। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इसे वृत्त की स्पष्ट रेखा कहते हैं। देखिए, जैसे यह वृत्त पर सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये दो बिंदु पर नहीं करेगी, सिर्फ एक बिंदु पर। देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को आगे अब पढ़ना है चक्री चतुर्भुज। चलिए इसको हम आपको शानदार तरीके से समझाते हैं। तो अगला है हमारा चक्री चतुर्भुज। तो इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोगों को बताते हैं। तो वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाता है। मतलब जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है उसे ही हम लोग चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, तो इसके अंदर जो चतुर्भुज बना होगा उसे ही तो हम लोग चक्री चतुर्भुज कहेंगे, दूसरा तो कोई नहीं है। तो इसे हम लोग चक्री चतुर्भुज कहते हैं। इसका नाम दे दिए ABCD। तो चक्री चतुर्भुज के बारे में आप लोग जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रमेय 1। आपके बुक में होगा प्रमेय 1, बहुत ही मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग प्रमेय 1 नहीं जानेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो प्रमेय 1 क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पष्ट बिंदु से आने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई वृत्त है, तो वृत्त का कोई बिंदु तो होगा ही होगा, वृत्त का केंद्र होगा। तो ये कोई लंब है, जैसे कि आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास लंब हो गया, ये तो स्पष्ट रेखा हो गया। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग लंब कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और इसको तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या। तो अब आप लोगों को हम बताएंगे प्रमेय 2। तो प्रमेय 2 भी बहुत मोस्ट होता है। तो प्रमेय 2 कहता है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। जैसे मान लीजिए एक कोई वृत्त है, तो वृत्त का कोई एक केंद्र हो जाएगा। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु है, यह वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पष्ट रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। मतलब यहाँ जो लंबाई है इसका बराबर हो गया। प्रमेय 2 आप लोग समझ गए। अब चलिए प्रमेय 3 पर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रमेय 3 क्या कहता है। प्रमेय 3 कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त का कोई केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, क्या है, जीवा है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस प्रकार से कुछ डालते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब जीवा को समान भागों में बांटता है। इसका जितना लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा। तो आप लोग जान गए। तो चलिए प्रमेय 4 को हम लोग देखते हैं। तो हमारा प्रमेय 4 कहता है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। मतलब ये कोई वृत्त है, अब वृत्त के किसी चाप द्वारा, रुकिए अभी। तो ये कह रहा है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। मतलब ये जो वृत्त है, अब वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। तो इस तरह से ये होगा, ऐसे होगा। उसी चाप के, मतलब यही जो चाप है उसके ऊपर दुगुना होता है। मान लीजिए जैसे यह 30 का है
तो यहाँ पर 60 का हो जाएगा। मतलब ये पर में 4 का था, यहाँ पर अगर 60 है, इसी चाप से बना है, ये भी बना है और ये भी बना है। अगर यह 30 है तो ये 60 हो जाएगा। और दूसरा हम लोग लेते हैं, अगर ये 120 है तो ऊपर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट करिए। यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो चलिए एक और लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा 30 है तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, कमेंट करिए। यहाँ पर 15 होगा। तो आप लोग समझ गए पर में 4 क्या कहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परमेय 5 क्या कहता है। तो परमेय 5 हमारा कहता है अर्धवृत्त पर बनाया गया कोर समकोर होता है। मतलब आधा वृत्त जो होता है उस पर बनाया गया कोर समकोर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा वृत्त है, इसका आधवा कर दीजिए, तो इसका आधवा हो गया। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, आपको बताया था, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसे हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि नहीं कहते, परिधि नहीं, व्यास कहते हैं, व्यास। तो आप लोग जान गए व्यास किसे कहते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से आएगा और इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से। सब आपका बुक में दिया हुआ है, मैं उसी में से बता रहा हूँ। आप लोग बुक खोल कर देख लीजिए अपना। ये मतलब हम कह रहे हैं कि अर्धवृत्त पर बनाया गया कोर समकोर होता है। अर्धवृत्त पर बनाया गया कोर समकोर होता है। अर्धवृत्त है, इस पर बनाया गया कोर समकोर है। ये भी अर्धवृत्त है, इस पर बनाया गया कोर समकोर होता है। ये भी अर्धवृत्त है, इस पर बनाया गया कोर समकोर होता है। ये भी अर्धवृत्त है, इस पर बनाया गया कोर समकोर होता है। तो आप लोग जान गए पर में 5 क्या कहता है। अब चलिए हम लोग पर में 6 पर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए पर में 6 क्या कह रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज है। ये मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम लीजिए DCAB। तो हमारे पास जितना A होगा और C होगा, A और C बराबर कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि A और C, ये भी 90 का हो जाएगा। मतलब 90 का, मान लीजिए 70 का है तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इसको जोड़िए 110 डिग्री और 70 जोड़िए तो 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस 180 डिग्री, जैसे कि मान लीजिए आपका 80 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा D प्लस कोण B बराबर 180। तो पर में 6 यही कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 80 अंश होता है। मतलब इसका कोण और इसका कोण सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे शानदार तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं जितना हुई बताया हूँ, चलिए आप इसका मैं एक लिखित स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एकदम शानदार तरीके से इसे बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, एकदम गोल सा है। हमारे पास चंदा नहीं है तभी थोड़ा सा उतना गोल नहीं हो पाया है। इसे हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर कर बताइए। इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई को व्यास कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। ऐसे कर लीजिए और बेटर रहेगा। अब परिधि किसे कहते हैं। ये पूरा जो लाइन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले में, तो इसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि आप लोग जान गए। उसके बाद से आता छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं, किसी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ये हो जाएगा छेदक रेखा। ये आप लोग जान गए छेदक रेखा किसे कहते हैं। अब वृत्तखंड किसे कहते हैं, मतलब ये हो गया एक वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्तों का खंड है, पूरा वृत्त है, इसका खंड है। तो चलिए ये भी एक वृत्तखंड ही होगा, वृत्तखंड।
ये भी एक वृत्तखंड होगा। तो सवाल ये उठता है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, एक वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जीवा, इसे जीवा कहते हैं, आप लोग को बता दिया हूँ मैं पहले ही। तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्योंकि यह बड़ा है इसलिए यह हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और नीचे वाला देख सकते हैं छोटा है इसलिए यह हो जाएगा लघु वृत्तखंड हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद हम लोग पर स्पष्ट रेखा। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत मोस्ट है, जितना ही बताया हूँ आप लोगों को इसी में सब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद चलिए हम लोग कुछ वेरी वेरी मोस्ट सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट सूत्र है। ये जो सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये लोगों को आपको याद करना है। आप मतलब ये आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आपको कोई भी सवाल आप लोग लगा नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला सूत्र मतलब यहाँ पर पहला सूत्र लेते हैं। तो पहला सूत्र क्या है आप लोग जान लीजिए। पहला सूत्र यह है, तो पहला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद दूसरा सूत्र होता है वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, भी आप लोग याद कर लेंगे। और तीसरा सूत्र हमारा होता है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि पूरा वृत्त का आधवा होगा, आधवा का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद आप लोग चौथा सूत्र अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त की परिधि होगी 1/2 गुणे 2 पाई आर। इतना सूत्र आप लोग याद कर लेंगे। और इससे भी रिलेटेड और कुछ सूत्र है जो आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो चलिए उसको सूत्र को लिख लेते हैं आपको बताने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो के। वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मान लीजिए पहला वीडियो है, उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से सुपर डुपर तरीके से पढ़ाऊँगा। तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सूत्र, पहला सूत्र है घन का आयतन। मान लीजिए घन है, घन तो आप लोग बनाना जानते ही होंगे। तो ये घन है तो इसका आयतन होता है ए मतलब AQ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गिनिए कितना फ्लक्स है, 1 2 3 4 5 6 फ्लक्स हैं। दो ऊपर नीचे, दो इधर 6 हो गए। तो 6 स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गो, 4 फलक जहाँ है वहाँ 4 स्क्वायर। घनाभ का आयतन, घनाभ इस तरह से होगा, घनाभ का आयतन A गुणे B गुणे C, A लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो इस तरह से सूत्र आप बना सकते हैं। और उसके बाद पार्श्व मतलब 4 होता है तो 2 होगा, आप लोग समझ सकते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद से गोले का आयतन, ये हाई वाला गोला नहीं है, वृत्त वाला गोला है, ये बॉल वाला गोला है जो बॉल होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद से है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद से है
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। बेलन का आयतन आप लोग देख सकते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन की वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर प्लस एच। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। घन का आयतन ए क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपका आयतन ABC आप लोग सब देख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई आता है। देख लीजिए यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है हमारे पास। शंकु की तिर्यक ऊंचाई से हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर हमारा हो जाएगा शंकु का आर स्क्वायर प्लस एच। तो शंकु किस तरह से बनेगा आप लोग देख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर तो 90 डिग्री का बनेगा। ये तो इसको एल कहते हैं, दोनों ओर तरफ 90 डिग्री का बनेगा। ये समकोण से निकला है सूत्र आर स्क्वायर प्लस एल। अब बेलन कैसे बनेगा, बेलन आप लोग देख सकते हैं। बेलन कुछ इस तरह से बनेगा, ये बेलन हो गया। उसके बाद शंकु तो आप लोग को बता दिया हूँ, इस तरह शंकु बनेगा। और शंकु इस तरह से बनेगा, बेलन इस तरह से बनेगा। सॉरी वीडियो नहीं लौका है, नहीं मैं आप लोग को दिखाया। उसके बाद अर्धगोला तो आप लोग जान गए होंगे किस तरह बनेगा अर्धगोला कुछ इस तरह से बनेगा, आधा गोला है। उसके बाद ऐसे कर देंगे, अर्धगोला हो जाएगा। उसके बाद गोला तो आप लोग बता दिए, उस ए भी बता दिए, भी बता दूंगा। चलिए आप लोग आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये तो सूत्र जो इतना आप देख सकते हो वो बाद में आपको याद करना है। सबसे पहले आप लोग इतना याद करिए। पहला सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का परिधि 1/2 गुणे 2 पाई आर। इतना बस फिलहाल आप लोग याद करिए। चलिए इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। तो ये देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। जब तक अन्यथा न का हो पाई का मान 22/7 रखना है। तो आप लोग को पता होगा 22/7 पाई का मान होता है, और इसका एक मान होता है 3.14 होता है एक मान। तो पहला सवाल दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो हमको क्या दिया, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन कितना दिया है कापी में देखकर बताइए अपना अपना बुक में। तो हमारा दिया 64 सेमी क्यू, क्योंकि घन है इसमें क्यू में लिखा जाएगा, स्क्वायर में नहीं लिखा जाएगा। तो एक घन का आयतन का सूत्र जल्दी से बताइए क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को दिया था याद कर लिए होंगे। जल्दी बताइए क्या होता है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग याद कर चुके होंगे। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा, ए मतलब भुजा होता है, समझे। ये आप लोगों को बताना भूल गया था, ये मतलब भुजा होता है। भुजा मतलब क्या होता है, भुजा मतलब रेखा होता है। और रेखा मतलब क्या होता है, रेखा मतलब लाइन होती है, समझे। उसके बाद 64 हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा, ये क्यू नहीं रहेगा, 64 है ना, तो 3 क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आएगा, ये 64 का रिम हो जाएगा। तो चलिए 64 का हम लोग इतनी गुणन लॉसो निकालते हैं। तो 64 सबसे पहले लिख लीजिए, 2 का 32 आएगा, फिर से 16 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 1 आएगा। कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 बार 2 आया, तो 3 जो कहते हैं 6 बार 2 लिख दो। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 हो गया। तो हम लोग जोड़ा बना ले, चूँकि यहाँ 3 है तो हम लोग 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारे पास 2 गुणे 2 आएगा। ये अब गायब हो जाएगा सब, तो हमारे पास ए बराबर मिलेगा 4। तो हमारे पास मिल गया घन का आयतन कितना है, 4 मिल गया। मतलब घन की एक भुजा, मान लीजिए जैसे घन है तो इसकी हमारा
हमारे पास एक भुजा जो मिल गया 4 है, 4 मिल गया। ठीक है, तो चलिए मतलब घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, हमारा सब 4 4 हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, 4 4 सब हो जाएगा। तो हमारे पास सॉरी वीडियो नहीं दिखा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब 4 4 हो जाएगा। ये 4 4 हो जाएगा, क्योंकि एक भुजा घन है तो सभी भुजा 4 4 हो जाए। फिर से समझ लीजिए, एक घन है तो एक भुजा हमारा मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो उसके बाद चलिए हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। मैं जितना भी है आप लोगों को सवाल बताया हूँ, ये सब 13.1 का पहला सवाल है। ये गलती से लग गया है इतना, आप लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से 12.1 का पहला सवाल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चूँकि मेरा पहला वीडियो इसलिए उतना ज़्यादा हाईटेक में नहीं हो पाया। अगला वीडियो कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया बने, और कृपया मेरा पहला वीडियो है, आप लोग टूटी फूटी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और बोलने में थोड़ा दिक्कत हो तो भी माफ़ कीजिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को कट करते हैं।